हम्म, प्रिय विद्यार्थियों, मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैनेन्द्र कुमार जी की प्रसिद्ध कहानी पाजेब के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम कहानीकार का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी का संक्षिप्त परिचय, और फिर हम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान सन 1989 में हो गया था। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। अलीगढ़ के कोड़ियागंज में जन्मे जैनेन्द्र की शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई, किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा और अंततः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए तथा सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए। जैनेन्द्र की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा, तो जैनेन्द्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। जैनेन्द्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगें, पर जैनेन्द्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेन्द्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए। शिल्प के विविध रूप जैनेन्द्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पत्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक, कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेन्द्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेन्द्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला, किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेन्द्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। उनकी संपूर्ण कहानियाँ, जैनेन्द्र की कहानियाँ 10 भाग में संकलित हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम कहानी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने ये प्रदर्शित किया है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझना सरल कार्य नहीं है। हम सामान्यतः यह मानकर चलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते और हम डरा धमकाकर उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, किंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। इस कहानी में मध्य वर्ग के एक परिवार में बुआ बच्ची के लिए पाजेब लाती है, जो अनायास गुम हो जाती है।
माँ बाप को शक होता है कि पाजेब को किसी ने चुरा लिया है। पहले वे नौकर पर शक करते हैं, फिर अपने बेटे पर, उसके बाद बेटे के मित्र पर। होते होते उन्हें यकीन हो जाता है कि पाजेब उनके बेटे आशु के साथी ने चुराई है। वे बच्चों से कुछ इस तरह पूछताछ करते हैं कि स्वयं आशु भयभीत हो जाता है और वह स्वीकार कर लेता है कि पाजेब उसके साथी ने चुराई है। बाल मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान के अभाव में बड़े लोग बच्चों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करते हैं कि वे बच्चों से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा लेते हैं। ऐसा ही इस कहानी में होता है, किंतु सारा रहस्य तब खुलता है जब एक दिन बाद बुआ आती है और पाजेब लौटाकर कहती है कि भूल से वह उसकी जेब में चली गई थी। इस तरह कहानी का अंत बड़ा नाटकीय होता है। छोटे छोटे वाक्यों में जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी को बड़ी कुशलता से चुना है तथा बच्चों के व्यवहार का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है ये कहानी पाजेब। पाजेब पैरों में पहनने का एक आभूषण होता है जिसे महिलाएं अपने पैरों में पहनती हैं। तो अब हम जो मुख्य कहानी है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। पाजेब। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। यहाँ कथाकार ये कहना चाहते हैं कि छोटी बड़ी सभी स्त्रियाँ पाजेब पहनना पसंद करती हैं और एक दूसरे की नकल करती हुई वे पाजेब अवश्य पहनना चाहती हैं। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 वर्ष की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जैसी रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चमकती फिरी। रुक्मिन के पास गई और कहा, देख रुक्मिन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सब ने पाजेब पहनी। देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। तारीफ, प्रशंसा। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुघड़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। यानी जो छोटी बच्ची मुन्नी थी उसे बुआ के द्वारा एक चांदी की पाजेब दी गई, जिसे पहन करके वह अत्यंत खुशी का प्रकटीकरण करती है और अपनी सहेलियों को दिखाती फिर रही है। और हमारे महर्षि आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी 22 की लेंगे।
बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, आपके जन्मदिन को तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। आशा बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे छोटी बच्ची मुन्नी को बुआ ने पाजेब दी थी, उसी तरह से मुन्नी का जो थोड़ा सा बड़ा भाई है जिसका नाम आशुतोष है, वह भी बुआ से बाइसिकल या साइकिल लेने की जिद करता है। तो बुआ कहती है कि अगले जन्मदिन पर उसे वे बाइसिकल अवश्य दिलवा देंगे। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन चार तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो। खैर, यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बच्ची के पैरों में वह पाजेब इतनी सुंदर लगी कि बच्ची की जो माँ थी उन्होंने भी अपने पति से कहा कि एक पाजेब मैं भी बनवा लूं क्या। तो उनके पति ने हंसी मजाक में कहा कि क्या तुम भी 4 वर्ष की हो, मुन्नी की तरह से, जो पाजेब के लिए जिद कर रही हो। और इस तरह से ये बात टल गई। खैर, यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब। बोली कि देखो, यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है, पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यहाँ वह कैसे आई। जवाब में वे मुझी से पूछने लगी कि तो फिर कहाँ है। मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी। बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्से में रख दी थी। अब देखो तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वही इस कमरे में कैसे आ जाएगी, भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी, तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो, जहाँ रखी थी वहां से ले लो न। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहां मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो उससे पूछा। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर। श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। फिक्र, चिंता, डांट कर कहते क्यों नहीं हो, उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजे उसी ने ली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, घर के नौकर बंसी पर शक किया गया कि पाजेब को रखते हुए
बंसी ने देखा था, तो हो सकता है एक पैर की पाजेब को बंसी ने ही ले लिया हो। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूँ कि ला भाई, पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे। तुम्ही तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। शहजोर डीठ, डांट न फटकार। नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने पूछा कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्से में से निकाला ही है, और 16 में 15 आने ये बंसी है। सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, ये बड़े छंटे होते हैं। जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते हैं, फरिश्ते देवता। तो इस तरह से पत्नी अपने पति से नौकर पर शक करती है, और वह कहती है कि नौकर ऐसे ही होते हैं, और उन्हें अवसर मिले तो वे चोरी करने से भी बाज नहीं आते। और इस तरह से पाजेब चुराने का जो शक है वह नौकर बंसी पर जाता है।